हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ एकदम बढ़िया होंगे और पढ़ाई भी एकदम अच्छे से चल रही होगी और बोर्ड्स वगैरह आप लोगों के स्टार्ट हो चुके हैं। तो प्रिपरेशन एकदम बूस्ट करते रहिए। और मैंने आप लोगों से कहा था कि एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले मैं स्ट्रैटेजी की एक वीडियो लेके आने वाला हूँ। और आज मैं स्ट्रैटेजी की केमिस्ट्री की फुल स्ट्रैटेजी जो क्लास 12th के लिए होने वाली है, जिसमें हम प्रॉपर डिस्कशन करेंगे कि आपके लिए कौन से चैप्टर कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग वीडियो तक आए हैं तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और आई थिंक ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है जो एग्ज़ाम बेसिस पे होगी। ठीक है, तो मैम से स्पेशल रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो हमारा सिलेबस होता है आईसीसी का, इसमें 4 पार्ट में हमारा डिवाइड होता है, जिसमें सेक्शन ए होता है, एमसीक्यूज आते हैं, मैच द फॉलोइंग और एसरेशन और रीजन आते हैं। जो हर एक क्वेश्चन जो होता है वो 1 मार्क्स का होता है और जिसमें हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। और सेक्शन बी के अंदर जो हमारे होंगे वो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, जो हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का लेके आता है। और सेक्शन सी के अंदर हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। और जो हमारा सेक्शन डी होता है वो 5 मार्क्स का होता है, जिसमें लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले एक ओवरऑल ये पूछना चाहूँगा कि जो हमारा केमिस्ट्री का क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें हमारा फिजिकल केमिस्ट्री आता है, तो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर कौन से ऐसे चैप्टर हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो अच्छा खासा वेटेज कवर करते हैं एग्जाम के अंदर। एज वी टॉक अबाउट फिजिकल केमिस्ट्री तो उसमें सबसे ज़्यादा वेटेज वाला जो चैप्टर है वो एज यूजुअल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। वो ऑल्दो 8-9 मार्क्स का आता है ऑलमोस्ट, और बाकी जो बचे हमारे केमिकल काइनेटिक्स एंड सोल्यूशन से 7 मार्क्स का आता है। वेटेज एज सच इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कवर करता है। उसमें हमारे ग्राफिकल क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स, थ्योरी पार्ट सब कवर होती है। और सबसे ज़्यादा अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, तो उसमें बेसिकली जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक जाता है फनराज लॉ, फैराडे लॉ, हर साल ऑलमोस्ट उससे क्वेश्चन देखे गए हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से नस्ट इक्वेशन के क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर साल ही आते हैं। वो वेटेज बहुत ज़्यादा रखते हैं। न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन इस टॉपिक से ही देखे जाते हैं। और अगर इफ़ यू टॉक अबाउट ग्राफिकल क्वेश्चन, तो ग्राफिकल क्वेश्चन कवर करता है कंडक्टिविटी वाला टॉपिक। वो बोथ न्यूमेरिकल्स एंड जो हमारा ग्राफिकल क्वेश्चन है, थ्योरी पार्ट, वो सब कवर करता है। तो उस पर अगर हम ज़्यादा फोकस करेंगे तो अच्छा खासा हमारा 9 मार्क्स का तो सिर्फ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ओवरऑल चला जाएगा। तो उसमें थ्योरी पार्ट सारी चीज़ें हमें कवर करनी होगी, इक्वली सारा इंपॉर्टेंस देनी होगी। बस 1-2-3 टॉपिक ऐसे हैं जैसे फैराडे, फैराज, ये सब टॉपिक हम स्किप नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो फिर 9 मार्क्स में काफ़ी ज़्यादा उसका मार्क्स वेटेज रहता है। ठीक है, तो और दूसरी चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, बहुत सारे बच्चों का होता है फिजिकल केमिस्ट्री को लेके, बेसिकली क्या होता है, एक फोबिया होता है बच्चों के अंदर जो सोल्यूशन चैप्टर से रिलेटेड होता है, और साथ ही साथ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के भी और केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर्स में भी जो न्यूमेरिकल होते हैं, तो उसका भी बहुत ज़्यादा बच्चों का फोबिया होता है। मेरे पास भी कई सारी क्वेरीज आई कि सर जो फिजिकल पार्ट के अंदर होता है तो उसको हम कैसे अटेम्प्ट करें कि हमारा हर एक मार्क्स का अच्छे से हर एक क्वेश्चन कवर हो जाए। तो ये तो फिजिकल केमिस्ट्री तो जनरली डिफिकल्ट पार्ट होता है। इट डिपेंड्स ऑल्दो स्टूडेंट टू स्टूडेंट, किसको ऑर्गेनिक डिफिकल्ट लगती है, फिजिकल डिफिकल्ट लगती है। अगर फिजिकल डिफिकल्ट लग रही है तो सबसे पहले तो पेपर में एनालाइज कर लेंगे जो फिजिकल पार्ट है। अगर आपको पता है कि आपका ये टाइम टेकिंग है या वीक पॉइंट है, तो उसको एनालाइज कर ले कि अगर ये लेंदी क्वेश्चन है, इफ इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम, तो उसको पहले अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। और अप्रोचेबल ये है कि आपके जो, जैसे मैंने अभी बताया, नस्ट इक्वेशन वगैरह है। सोल्यूशन टॉपिक की अगर हम बात करें तो उस चैप्टर में हमारे कॉन्सेंट्रेशन वाले जितने भी फॉर्मूला, मोलारिटी, मोलालिटी, सारे यूनिट फॉर्मूला ये एकदम फिंगर टिप पे होने चाहिए। और फॉर दैट कि हम सारे फॉर्मूला एकदम रट लें, पूरा अच्छे से याद होने चाहिए। सेकेंडली, थोड़ा सा हमारा जो आइडियल इक्वेशन, आइडियल गैस, वेपर प्रेशर की अगर हम बात करेंगे तो उसमें आइडियल, नॉन आइडियल, राउल्ट्स लॉ में चला जाता है। तो उसमें वो भी हर साल आते हैं ऑलमोस्ट क्वेश्चन, और वो थ्योरी पार्ट कवर करता है। इसके आपको क्वेश्चन एसेशन रीजनिंग में, एमसीक्यू में जरूर मिलेंगे। जी। तो पॉजिटिव डेविएशन के एग्जांपल्स, नेगेटिव डेविएशन के एग्जांपल्स, ये एकदम अच्छे से याद होनी चाहिए। ये वाली चीज़ें एकदम याद रहेगी तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एंड न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन हमारे ये कॉन्सेंट्रेशन से कवर हो जाएंगे। तो अच्छा सा ये टॉपिक, और क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी से ऑलमोस्ट हर साल क्वेश्चन आता है। तो बच्चों को ये चाहिए कि थ्योरी पार्ट फिजिकल का पहले कवर कर ले, उसके बाद मूव ऑन टू जो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है या ग्राफिकल क्वेश्चन है, जो टाइम टेकिंग है, उसको कवर करे। टाइम टेकिंग पार्ट फिजिकल में होता है काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स टाइम टेकिंग होते हैं उसके न्यूमेरिकल बेसिस। सोल्यूशन की और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के थोड़ा लॉग वाला अगर उसमें होगा, इलेक्ट्रो में आ गया तो थोड़ा टाइम लगता है।
जी। अदरवाइज वो भी कवर अप हो जाता है। अच्छा, सॉल्यूशन के अंदर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, जो सॉल्यूशन चैप्टर होगा उसके लिए जो हमारा चैप्टर्स होते हैं, उस चैप्टर में कौन सा ऐसा चैप्टर है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता सोल्यूशन में है? जी, टॉपिक, टॉपिक कौन सा ऐसा टॉपिक होता है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है? तो सोल्यूशन में सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक तो वही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, थ्योरी पार्ट, एसर्शन रीजनिंग, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन उससे कवर होते ही होते हैं। और अभी मैंने बताया राउल्ट्स लॉ, जी। राउल्ट्स लॉ से आइडियल नॉन और नॉन आइडियल जो होते हैं डेविएशन वो जरूर आता है, जी, हर बार आते हैं, उसके एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन जरूर आएंगे। इवन कभी कदार डिफरेंस भी पूछ लेते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन के डिफरेंस। जी, और सेकेंडली उसके बाद अगर हम इम्पोर्टेंट की बात करें तो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन कंसंट्रेशन से कवर हो जाएंगे। कंट्रास्ट लॉ से हेनरीज लॉ से भी न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। आते हैं। तो ये हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि H इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स सॉलिबिलिटी। तो ये सारे कॉन्सेप्ट अगर हम एज सच फ्लो चार्ट बना करके याद करेंगे तो ये सारे टॉपिक हमें अच्छे से, मतलब कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तभी एसेशन रीजनिंग हम कर पाएंगे। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन भी कॉन्सेप्चुअल ही रहेंगे, चाहे वो आप फिजिकल की बात करें तो उसमें वही रहेगा। और न्यूमेरिकल थोड़ा बहुत अप्रोचेबल है अगर आपको फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, तो ये हमारा होता है फिजिकल केमिस्ट्री का पूरा पार्ट। अब आगे बात करेंगे इनऑर्गेनिक, जो सबसे बड़ा सबसे ज़्यादा फोबिया होता है बच्चों के अंदर इनऑर्गेनिक का। क्योंकि इसका जो होता है डेरिवेशन, उसमें जो हमारा एक्सेप्शन भी बहुत सारे होते हैं। डी और एफ ब्लॉक में हमारी रिएक्शन भी आ जाती है, तो वो भी हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो ये सबसे बड़ा फोबिया होता है। एक बार बच्चा फिजिकल और ऑर्गेनिक के अंदर हैंडल कर ले जाता है, जो प्रेशर होता है उसको हैंडल कर ले जाता है, पर इनऑर्गेनिक का प्रेशर थोड़ा ज़्यादा होता है। मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि इनऑर्गेनिक का प्रेशर ज़्यादा होता है। तो इनऑर्गेनिक में आपकी क्या लगता है कि आपको कैसी अप्रोच होनी चाहिए बच्चों की? जनरली इनऑर्गेनिक में प्रॉब्लम आती है एक्सेप्शन से। जी, फैक्चुअल चीजें तो हम याद कर लेते हैं और क्वेश्चन डी एंड एफ से स्पेशली एक्सेप्शन से ही पूछे जाते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल हम ले सकते हैं Zn, Cd and Hg is an exception because it is a D block element but it is not a transition element. Why? अब ये Y जो पूछा गया है ये एक exception है because all other elements are transition elements. ये तीन नहीं है, ये तीन नहीं है just because कि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करते हैं। और ये सारे रीजन की और भी अदर रीजंस है, जैसे कलर कॉम्प्लेक्सेस शो करने, कलर कॉम्प्लेक्सेस भी नहीं शो करते हैं। बाकी भी ऐसे मल्टीपल रीजन की वजह से ये ट्रांजिशन नहीं है, ऑन द डी ब्लॉक एलिमेंट है। तो ऐसी एक्सेप्शन कॉपर का है, क्रोमियम का है, ऐसे करके कई सारे एक्सेप्शंस हैं, ऑस्मियम वगैरह के भी है। तो अगर एक्सेप्शन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं इससे और वहीं पे बच्चे होते हैं और बच्चों को ये रहता है ना कि एक ही हमने रट लिया कि रीजन एक चलेगा, ये एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो बस यही रीजन नहीं है। अगर डेंसिटी से पूछा गया है तो यू शुड आल्सो राइट कि वो वॉल्यूम से कनेक्ट कर रहा है, सिर्फ एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होना ही सारा रीजन नहीं होता है। तो अगर हम सिर्फ एक्सेप्शन पे ही फोकस करें, मेनली क्वेश्चन एक्सेप्शन से आते हैं, डी एंड एफ से एक्सेप्शन पे ही क्वेश्चन आते हैं। तो एक्सेप्शन बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा नहीं है, जैसे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एंड ऑल वो सब पढ़ लिया तो कवर हो जाएगा। एक्सेप्शन बेस्ड क्वेश्चन ही पे फोकस करना है। एंड एफ ब्लॉक में हम अगर चाहें तो लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड का डिफरेंस पढ़ लिया, ऑक्सीडेशन स्टेट, और बहुत ज्यादा जो पूछा जाता है वो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ। जी, तो ये हमारा होता है इनऑर्गेनिक का पूरा क्वेश्चन। पूरा जो हमारा इनऑर्गेनिक का ये जो फोबिया होता है, आप लोगों से बस एक रिक्वेस्ट है कि इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन को एक सॉफ्टली तरीके से हैंडल करने की कोशिश। और इवन स्पेशली कोऑर्डिनेशन जो पार्ट है इनऑर्गेनिक का वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। ऑल्दो ये सारे 7 मार्क्स के होते हैं, इलेक्ट्रो बस 9 मार्क्स का है आपका, फिजिकल के बाकी जो 2 बचे और ये डी एंड एफ कोऑर्डिनेशन, ये सब 7 मार्क्स ईच कवर करता है। कोऑर्डिनेशन से अगर हम कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स पे प्रैक्टिस कर लेंगे बहुत अच्छा कवर अप हो जाता है। ऑल्दो आई सजेस्ट कि कोऑर्डिनेशन पे ज्यादा फोकस करना चाहिए बिकॉज उसके क्वेश्चन इजी भी होते हैं, ट्रिकी भी होते हैं। IUPAC लिखना एकदम नॉमेनक्लेचर एकदम बाय हार्ट होना चाहिए। सेकेंड वन इज द आइसोमेरिज्म, जो ज्योमेट्रिकल हमारा आता है, एक स्ट्रक्चर आता है, तो वो एकदम उसके एग्जाम्पल्स अच्छे से पता होने चाहिए, कौन कौन सा आइसोमेरिज्म है, कैसे कैसे कब कब शो करता है, वो बिल्कुल अगर ये 2 टॉपिक अच्छे से पता हो। और सेकेंड इज थ्योरीज, वरना थ्योरी VBT या CFT से क्वेश्चन जरूर आता है, हर बार एक थ्योरी से तो एटलीस्ट आएगा, ऑन 2 कवर होती ही है। तो अगर ये कवर है तो इनऑर्गेनिक पार्ट बहुत अच्छा हम अप्रोच कर सकते हैं। में एक्सेप्शन एंड ये कोऑर्डिनेशन में ये 3 टॉपिक्स।
3 टॉपिक्स। अच्छा, मैं अगर मैं ये पूछूं फिजिकल और इनऑर्गेनिक में, अगर मैं वेटेज की बात करूं तो आपको क्या लगता है कि जो थ्योरी पार्ट होता है इन दोनों के कंपैरिजन में किसमें ज़्यादा पूछा जाता है? इनऑर्गेनिक में थ्योरी पार्ट तो इनऑर्गेनिक में ही होता है, क्योंकि उसमें सिर्फ थ्योरी ही होती है, रीजनिंग भी रहती है। थ्योरी पार्ट सबसे ज्यादा तो इनऑर्गेनिक कवर करता है। वेटेज तो ऑल्दो ये है कि पूरी तरह से 3 चैप्टर है फिजिकल में, इनऑर्गेनिक में 2 ही है, तो वेटेज वाइज तो वही ज्यादा है। जी। लेकिन थ्योरी पार्ट तो आपका इनऑर्गेनिक वो इजी पार्ट लगता है यूजुअली, अगर एक्सेप्शन अच्छे से पढ़ लिया है तो अच्छा, हो जाता है cover। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इनऑर्गेनिक का पूरा पोर्शन। तो अब आगे जो है सबसे बड़ा जो वेटेज कवर करता है ऑर्गेनिक पोर्शन। ऑर्गेनिक पोर्शन सबसे ज़्यादा वेटेज कवर करता है और बच्चों को हमेशा रिएक्शन में कंफ्यूजन रहती हमेशा है। होती है। तो इनऑर्गेनिक में भी अगर बच्चा एक्सेप्शन पढ़ ले तो उसका काम हो जाता है, उसका हो गया, क्योंकि एक्सेप्शन केमिस्ट्री में एक्सेप्शन ना हो तो केमिस्ट्री अधूरी रहती है। ठीक है, तो केमिस्ट्री में एक्सेप्शन होना एक जनरलाइज केस है जो हमारा होता ही है। तो ऑर्गेनिक के अंदर जो होता है रिएक्शन में जो मैकेनिज्म होता है, तो उनकी क्या अप्रोच होनी चाहिए कि वो कैसे बच्चे अप्रोच करें कि ताकि वो याद भी रहे, एग्जाम के टाइम भी याद रहे, और कभी वो भूल, मतलब एग्जाम के टाइम में कई सारे बच्चे होते हैं जो हमारा भूल जाते हैं कि इसमें क्या यूज करना चाहिए, क्या नहीं। कहाँ पर क्या टैप हाँ, करना है, कैसे तो क्या करना क्या अप्रोच होनी चाहिए आपको लगता है कि कैसे क्या अटेम्प्ट करना चाहिए बच्चों? पर्टिकुलरली अगर हम ऑर्गेनिक में मैकेनिज्म की बात करें तो मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा कवर नहीं करे जाते हैं। 1 से 2 मिनिमम, मतलब 1 तो आते ही है नॉर्मली, तो कुछ रिएक्शंस हैं इंपॉर्टेंट, उसके क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। और मैकेनिज्म के क्वेश्चन आपको याद नहीं करने हैं। उसमें मेनली क्या है कि अगर आपने कुछ मैकेनिज्म्स के कॉन्सेप्ट देख लिए कि कार्बोकेटाइन कब बनेगा, कार्बन आयन कब बनेगा, कब प्रोटोनेशन होगा, कब डिप्रोटोनेशन होना है, ये स्टेप बाय स्टेप अगर हमें याद है कि अगर लोन पेयर है तो उस पर अटैक कहाँ पर होना है, कहाँ पर कैसे होना है, कैसे बॉन्ड टूटना है, अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्लीवेज पता है बॉन्ड का, जिससे हम पर्टिकुलरली सिर्फ अल्कोहल की बात करें, उसमें 2 क्लीवेज आते हैं, C एंड O का बॉन्ड का क्लीवेज और O और H के बॉन्ड का क्लीवेज। तो कब OH का बॉन्ड का क्लीवेज होना, कब CO बॉन्ड का क्लीवेज होना है, अगर ये सारी चीजें क्लियर हैं तो काफी हद तक मैकेनिज्म अप्रोचेबल होता है। डिफिकल्ट लगता है बट अगर एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो कोई भी मैकेनिज्म हो इसलिए हम अप्रोच कर सकते हैं। और ऑर्गेनिक में सब वेटेज तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो फिजिकल इनऑर्गेनिक को अगर हम मिला करके ऑर्गेनिक का देखें तो ओवरऑल फिजिकल इनऑर्गेनिक का वेटेज ज्यादा है का एकदम अगर टोटल करें एग्जैक्ट टू बी एग्जैक्ट मोर देन 50%, 37 मार्क्स तो कवर करता है फिजिकल इनऑर्गेनिक, बाकी बचा ऑर्गेनिक। तो ये बात बड़ी नोटिस करने वाली है कि इनऑर्गेनिक के कंपैरिजन में फिजिकल हमारा जो होता है वो ज्यादा वेटेज कवर करता है। फिजिकल इनऑर्गेनिक, हाँ, फिजिकल इनऑर्गेनिक दोनों ये हमारा ज्यादा वेटेज कवर करता है, ताकि अगर बच्चा जो चाहता है कि मैं इसे पासिंग मार्क्स ले आऊं, वैसा होना नहीं चाहिए। पासिंग मार्क्स के बारे में सोचना नहीं चाहिए, पर जिसने पढ़ाई नहीं करी है, मस्ती करी है पूरे साल, घूमा है, लास्ट मोमेंट का तो फिजिकल इनऑर्गेनिक पर फोकस कर सकता है, जिससे उसके नैया पार लग जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, ये जो चैप्टर है एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, ये जनरली मैंने जब किया है तो मुझे भी लगा था कि ये चैप्टर ज्यादा डिफिकल्ट होता है, या कंपैरेटिवली डिफिकल्ट भी है, लेंथी भी है, और सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक में वेटेज भी है इसी चैप्टर जी, और इसी चैप्टर का। बाकी सारे चैप्टर्स एक्सक्लूडिंग बायोमोलिक्यूल, बाकी जितने ऑर्गेनिक के चैप्टर्स हैं वो सब 6 मार्क्स में ईच कवर करता है, बट ये चैप्टर 8 मार्क्स कवर करता है। ठीक है, तो ये हमारा सबसे, मतलब इनऑर्गेनिक के अंदर ऑर्गेनिक के अंदर ये हमारा जो एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिजिकल के अंदर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इनऑर्गेनिक के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा इंपॉर्टेंट। कोऑर्डिनेशन D and F वेटेज सेम है, बट कोऑर्डिनेशन इजीली हो जाता है, मतलब उसमें जो स्ट्रक्चर IPSC नेम वाले आते हैं, हो जाता है। अच्छा, एक मैं पर्सनली क्वेश्चन ये पूछूंगा कि क्या पॉसिबल है कि बच्चा अगर चाहे तो 95% प्लस मार्क्स स्कोर कर सकता है केमिस्ट्री? बिल्कुल कर सकता है, आराम से कर सकता है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है। केमिस्ट्री इज नॉट ऑल अबाउट एक्सेप्शंस, क्योंकि ये एक मिथ है कि एक्सेप्शन पे बेस्ड है या फिर रटने वाला चैप्टर है। तो रटने वाला तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, कुछ चीजें तो याद गो थ्रू करना ही पड़ता है, एज यूजुअल आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए, वो आप कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते उसमें। हाँ, बट अगर कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी है एंड ऑन फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, तो काफी हद तक आपका मतलब बेस क्लियर है। बेस क्लियर है तो थोड़ी बहुत प्रैक्टिस से अगर आपने 1 से 2 सैम्पल पेपर भी लगा लिए, मोर देन इनफ, और अगर ज्यादा लगा ली वेल एंड गुड। 95% अबव बहुत इजी है स्कोर करना, अगर अच्छा एक
हमारा बहुत अच्छा, अगर हमने एक टाइम टेबल बना करके अच्छा स्टडी की है जी जी इसलिए हो जाता है। हो जाता है, मतलब पॉसिबल है कि आप 95% प्लस स्कोर कर सकते हैं केमिस्ट्री के अंदर। और जो लोग ये सोचते हैं कि एब्सॉर्प्शन से बड़ी हुई केमिस्ट्री है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये सब सिर्फ मिथ होता है। हाँ। कि हाँ ऐसी ऑब्वियसली बात है, ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से एक्सेप्शन नहीं होता है। नहीं, एक्सेप्शंस होते हैं, हाँ। बिल्कुल होते हैं, बट सिर्फ एक्सेप्शंस के बेसिस पे हम केमिस्ट्री को एक वो नहीं कह सकते हाँ, कि हाँ बस जज करने हैं, ये सिर्फ एक्सेप्शन एक्सेप्शन बेस है। ये नेट में है एक्सेप्शंस, जी। एक दो रिएक्शंस कुछ रिएक्शंस में भी आ जाते हैं, उतने नहीं है, कॉन्सेप्ट बेस्ड ही होती है chemistry generally। तो ये हमारा पूरा अप्रोच था, स्ट्रैटेजी थी। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, और स्पेशल थैंक्स टू मैम